क्यू गिवन है आपको -10 सेंटीमीटर, मैग्निफिकेशन गिवन है 3 +3 की -3, रियल इमेज है ना, माइनस होगा ना, प्लस कैसे होगा? मैग्निफिकेशन गिवन है -3, यही मतलब हुआ इसका। तो अपन लिखे ना कि 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, इसका मतलब क्या होगा? आपका मैग्निफिकेशन -3 है, ठीक है, और आपको m गिवन है और आपसे v पूछा है। तो डायरेक्टली हमारे पास एक मैग्निफिकेशन का ही फॉर्मूला है ना। मैग्निफिकेशन क्या होता है? -v/u। मैग्निफिकेशन इज -v/u। अब यहाँ पे -3 इज इक्वल्स टू -v/u की जगह -10, ऐसा कर सकते हैं। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो v कितना आएगा? -30 सेंटीमीटर। ये आपने थोड़ा हड़बड़ी मत किया करो, नहीं बस हड़बड़ी नहीं करना, नहीं करना हड़बड़ी, ठीक है। पेन हाथ में है, कॉपी नीचे है, तो करके देखना है, करके देखना है, ठीक है। चलो मेरा क्वेश्चन भी खत्म नहीं हुआ था, आंसर बता दिया। बताओ तो कुछ बोला नहीं, आवाज ही बोलती बोलो क्योंकि चलो एक लास्ट कॉन्वेक्स का देखते हैं। और an object is placed at a distance of 10 centimeter. An object is placed at a distance of 10 centimeter. An object is placed at a distance of 10 centimeter from a convex mirror, from a convex mirror, from a convex mirror of focal length 15 centimeter, of focal length 15 centimeter. Full stop. Find the position and nature of the image. Find the position and nature of the image. चलिए जल्दी से इसको करो, फिर रिफ्रैक्शन वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्कूल में रिफ्रैक्शन स्टार्ट हो गया क्या? कॉन्वेक्स चालू नहीं, मतलब मिरर में रिफ्रैक्शन चालू नहीं हुआ। और टेस्ट कब हुआ? पोस्टपोन हो गया क्या? हो गया टेस्ट, कैसा गया? दिखा पेपर क्लास आज भी कल के बोला है, ठीक है। तू भी नहीं रखा नैतिक, कल क्या घुमाने लाए थे कोचिंग पेपर को? कल कोचिंग घुमा के लाता हूँ। क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में? अगेन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u गिवन है कितना? -10 हो जाएगा, ठीक है। ओके, इसके बाद फोकल लेंथ कितना दिया है? 15 प्लस फोकल लेंथ, कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, ठीक है। फिर और क्या गिवन है? बस इतना ही है ना। आपको निकालना है v और नेचर बताना है। नेचर तो आप क्वेश्चन बिना सॉल्व किए भी बता सकते हो, नहीं, क्योंकि कौन सा मिरर है ये? कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट ही बनाता है, और डिमिनिश्ड, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। तो यही तो नेचर होता है आपका। इमेज का नेचर का मतलब क्या है? उसका साइज और उसका पोजीशन, नहीं पोजीशन तो अलग हो गया। नेचर में आएगा साइज और आ जाएगा आपका रियल एंड वर्चुअल है। क्या रियल है इमेज या टाइप ऑफ इमेज, ऐसा बोल सकते हैं। नेचर में क्या आएगा? टाइप ऑफ इमेज। तो कॉन्वेक्स है तो बिना सॉल्व किए भी आप बता सकते हो, राइट। क्योंकि कॉन्वेक्स के केस में हमेशा ही वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज बनती है।
एम आई क्लियर? पक्का? हाँ, कॉन्केव होता तो जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे ना आपको समझ में नहीं आएगा, या पोजीशन भी अगर समझ में आ रही है तो भी आप बता सकते हो, क्योंकि हमने जो 6 केस पढ़े हैं, आपको ऑब्जेक्ट का अगर डिस्टेंस दिया है तो आप बता सकते हो ना कि इमेज कहाँ बनने वाली है और कैसी बनने वाली है। हमने पूरे 6 केस पढ़े हैं तो उसमें भी आप बता सकते हो, पर थोड़ा सोचना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि आपका कॉन्केव मिरर सब टाइप की इमेज बना सकता है, रियल, वर्चुअल, मैग्नीफाइड, डिमिनिश्ड। इसलिए कॉन्केव में हम पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? ओके, तो अगेन मिरर फॉर्मूला लगाएंगे इसमें अपन। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/f is equals to 1/u plus 1/, दिस द फॉर्मूला। इसको लगाना है आकाश, ये फॉर्मूला है। तो 1/f की जगह आ जाएगा 1/15, u की जगह आ जाएगा 1/-10 एंड v को हमें निकालना है, ठीक है? v को एक साइड रहने दो, नंबर्स को सारे एक साइड लेके चले जाओ। तो 1/v is equals to 1/15 plus 1/10। ये समझ में आ रहा है ना? ऐसा मत सोचना कि सर आपने तो 10 को यही रखा तो प्लस से माइनस तो कर दिया। हमने किया इसको ऐसे ही है, फिर लिखा ऐसे है, ताकि एक्चुअली जब भी हमें निकालना हो तो हम ऐसा निकालते हैं ना। हम कैसे बताते हैं? x की वैल्यू 5 है, ऐसा लिखते हैं ना? कैसा लिखते हो? 5 x की वैल्यू है, ऐसा तो नहीं बोलते ना। क्या बोलते हैं? x की वैल्यू 5 है। तो जो चीज हम निकालते हैं उसको हमेशा लेफ्ट साइड में लिखते हैं। एग्री करते हो इस चीज से? जो चीज हम निकालते हैं उसे हमें लेफ्ट साइड में लिखते हैं। तो इसलिए मैंने v को भले यही रखा, -1/10 उधर चला गया, बट लिखते समय मैं 1/v को लेफ्ट साइड में लिख रहा हूँ और ये यहाँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने 1/v को इधर लेके आया तो यहाँ माइनस क्यों नहीं लगा, ऐसा नहीं किया मैंने। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है, ओके। इसको सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा? 15 और 10 का 30। एलसीएम विल बी 30। इशिता यहाँ क्या लिखूं? 2 plus 3। 30 divided by 15 is 2। 2 into 1 is 2। यहाँ पे 2 आ गया। Then 30 divided by 10 is 3। 3 into 1 is 3। ये हो जाएगा आपका 5/30। 1/v की वैल्यू है, ठीक है? तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30/5 यानी कि 6 यूनिट। लिखना मत भूलना, है ना? 6 सेंटीमीटर। अब देखो ये पॉजिटिव आ रहा है, आना भी चाहिए, क्योंकि आपका इमेज कहां बन रहा है? मिरर के पीछे, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो इसका वैल्यू पॉजिटिव आना भी चाहिए था, ठीक है? इसका वैल्यू नेगेटिव आना चाहिए था तो नेगेटिव आया था। ये पॉजिटिव, समझ गए? चलो ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस बन जाएंगे अपन से, है ना? बाद में अपन ये चैप्टर का जब एक्सरसाइज करेंगे ना तो कुछ क्वेश्चंस और एक्सरसाइज में अपन उसको और कर लेंगे। अभी अपन स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन। श्योर है? आवाज आ रही है मेरी? मैं दिख रहा हूं? ओके। लास्ट क्लास एब्सेंट था ना? श्योर है? यस सर। तो रिकॉर्डिंग देखना नहीं है, मतलब मांगते नहीं हो? कोई एब्सेंट होता तो मेरे से रिकॉर्डिंग मांग लिया करो पर्सनल चैट में, ठीक है? हेलो, नेक्स्ट लाइन डाल लो। रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन अब ये नया टॉपिक है, ठीक है? आप लोग को समझ में आएगा दोनों को, आकाश एंड अपूर्व, है ना? ये थोड़ा पुराना टॉपिक था इसलिए आप लोग को शायद समझ में ना आया हो। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो टिल नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट अ ओपेक सरफेस। ओपेक सरफेस मतलब जिसमें से लाइट पास नहीं हो पा रही थी, तो टकरा के वापस आ रही थी। तो उस फिनोमिना को हमने नाम दिया था रिफ्लेक्शन। बट अब मैं एक ट्रांसपेरेंट मीडियम लेने वाला हूँ। द ट्रांसपेरेंट मीडियम कैन बी एयर, इट कैन बी ग्लास, इट कैन बी वाटर। ये तीनों ही ट्रांसपेरेंट है, राइट? तो जब एयर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से ट्रैवल करती है ना, और जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, लेट्स से अगर आपका यहाँ पे एक ग्लास है, ठीक है, और लाइट यहाँ से जा रही है, अभी तो लाइट एयर में है, जैसे ही वो ग्लास के पास पहुंचेगी, अब क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो उससे पास हो जाएगी, वापस नहीं आएगी। तो जब वो पास होगी ना, तो पास होने के बाद वो बेंड हो जाएगी। मतलब बेंड होने का कारण क्या है कि हर मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है, इस बारे में हमने बात की है। लाइट की स्पीड एयर में सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद फिर आपका वाटर में उससे थोड़ी कम, और सॉलिड यानी कि ग्लास में और कम, समझ रहे? तो जब भी लाइट का स्पीड चेंज हो जाएगा ना, तो लाइट की पाथ चेंज हो जाती है। अभी देखो क्या था, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा था,
अभी भी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा। अभी भी लाइट जो है ना, ये आपका एयर में था, ये आपका मान लो एक ग्लास आ गया, ठीक है, अभी भी वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा। इसको मैं थोड़ा वो बना देता हूं। ये रहा आपका ग्लास, और ये लाइट ऐसे जा रही थी स्ट्रेट एयर में। ये आपका क्या मीडियम है? एयर मीडियम है। ये आपका है ग्लास, ठीक है। तो लाइट यहां से स्ट्रेट जा रही थी, जैसे ही उसने देखा कि ग्लास है, यानी मीडियम चेंज हुआ है, यहाँ पे उसकी स्पीड कितनी थी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है। एयर में लाइट सबसे फास्टेस्ट ट्रैवल करती है, एयर या वैक्यूम में। पर जहां मीडियम चेंज हुआ ग्लास, अब उसकी स्पीड कम होनी है, तो स्पीड कम होगी तो वो हल्की सी अपना पाथ से डेविएट हो जाएगी। जो वो स्ट्रेट जा रही थी ना, वो ऐसे जाती, बट बिकॉज ऑफ दिस ग्लास अब वो ऐसे चली जाएगी। समझ लेना क्या बोल रहा हूं? तो दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्रैक्शन। और ऐसा कब होता है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, तब वो बेंड हो जाती है, अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। अभी भी वो उस पाथ में स्ट्रेट ही ट्रैवल कर रही है। ये तो प्रॉपर्टी होती है लाइट की, लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। तो वो स्ट्रेट लाइन में अभी भी है, बट पाथ से डेविएट हो गई है। पहले वो स्ट्रेट ऐसे जा रही थी, अगर ये ग्लास नहीं होता ना यहाँ पे, इफ दिस ग्लास वाज नॉट हियर, तो लाइट स्ट्रेट जाती है यहाँ पे, यहाँ जाती, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ग्लास लाइट बेंड हो गई, और वो यहाँ। समझ में आया? द बेंडिंग ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्रैक्शन व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब तक वो एक मीडियम में, जब तक वो स्ट्रेट ट्रैवल कर रही है, तब तक उसका पाथ डेविएट नहीं होगा। देखो ना, ग्लास के अंदर भी पाथ कहाँ डेविएट हो रहा है? स्ट्रेट जा रही है। बट जहां वो ग्लास से बाहर आएगी ना, वो फिर से डेविएट हो जाएगी अपने पाथ। समझ में आ रहा है? ग्लास के अंदर पाथ अलग था, ग्लास के बाहर पाथ अलग था, ग्लास के बाहर पाथ अलग था। जहां मीडियम चेंज होगा, वहां पे लाइट बेंड हो जाएगी। जहां मीडियम चेंज होगा, मीडियम मतलब एक जगह जहां लाइट ट्रैवल कर रही है। अभी लाइट एयर में ट्रैवल कर रही थी, अब लाइट ग्लास में ट्रैवल कर रही है, तो उसका पाथ बेंड हो गया। फिर वापस लाइट एयर में ट्रैवल कर रही है, तो उसका पाथ फिर बेंड हो गया, फिर मीडियम चेंज हुआ ना। समझ रहे हैं? डेफिनेशन लिखना। It happens in transparent medium. It happens in transparent medium. It happens in transparent medium when a light travels from one medium to another. It happens in transparent medium when a light travels from one medium to another, comma, refraction takes place. Refraction takes place. Full stop. Next line में लिखना, a ray of light bend, a ray of light bend, a ray of light bends, B-E-N-D-S, a ray of light bends as it moves from one medium to another. A ray of light bends as it moves from one medium to another. ठीक है? और ये बेंडिंग क्यों होती है, उसका रीजन लिखते हैं अपन अगले लाइन में। इट इज ड्यू टू द इट इज ड्यू टू it is due to it is due to change in the speed of light. It is due to the change in the speed of light. It is due to the change in the speed of light as it enters from one medium to another. It is due to change in the speed of light as it enters from one medium to another. ठीक है? अब आपके मीडियम ना दो टाइप के होते हैं, यहां ध्यान देना। मीडियम दो टाइप के होते हैं। एक होता है रेयरर
एक होता है डेंसर। रेयरर का मतलब क्या होता है? कम। रेयर बोलते हैं ना अपन, ये कम है। और डेंसर मतलब ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है, समझ रहे हो? तो रेयरर डेंसर अपन ने मीडियम को ऐसे दो पार्ट में क्यों डिवाइड किया? हमें पता है कि अगर आपका मीडियम सॉलिड है, ग्लास, लेट्स से ग्लास, तो उसमें पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, हाँ या ना? हमने पढ़ा है ना, सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है ये तो, कि इन सॉलिड्स पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, राइट? लिक्विड में क्या होता है? थोड़ा सा लूजली पैक्ड होता है ना, सॉलिड से थोड़ा लूज, कम कम टाइट बोल सकते हैं अपन, ठीक है, थोड़ा लूज। और गैस में क्या होता है? ठीक है, तीनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? अब आपकी लाइट अगर ट्रैवल कर रही है, यहाँ पे क्या उसको थोड़ा सा भीड़ भाड़ कम दिखती है लाइट, तो लाइट आराम से ट्रैवल कर सकती है। जाहिर सी बात है ना, हम भी अगर खाली रोड में है तो हम गाड़ी भगा देते हैं, राइट? और जहाँ थोड़ी सी भीड़ है वहां पे आपकी स्पीड कम हो जाएगी, है ना? और अगर आप मालवी रोड चले गए तो आपकी स्पीड और कम हो जाएगी, क्योंकि वहां पे ट्रैफिक डेंसिटी बहुत ज्यादा है, इतनी सी एरिया में बहुत सारे लोग। हाईवे में कोई नहीं है, भग रही गाड़ी 100 120 में, और आप यहाँ नहीं चला सकते। ये आपका ये रोड हो गई, और ये हो गया आपका मालवी रोड, जहाँ पे इतना ज्यादा ट्रैफिक है ना, कि आपकी स्पीड बहुत कम रहेगी। बस लाइट का भी वही फंडा है, यहाँ पे लाइट को आराम से जगह मिल रही है दौड़ने की, तो दौड़ेगी लाइट यहाँ पे। यहाँ पे थोड़ी कम जगह मिल रही है, थोड़ा पार्टिकल्स की डेंसिटी ज्यादा है, तो यहाँ पे उसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी, और यहाँ पे और कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं इन दोनों की बात करूँ ना, अगर ये दोनों मेरे मीडियम है, कि लाइट इस मीडियम से इस मीडियम में आ रही है, ये सॉलिड है मान लो, ये लिक्विड है और ये गैस है, तो ये कहलाएगा रेयर मीडियम, और ये कहलाएगा डेंसर मीडियम। इन दोनों में अगर मैं कंपेयर करता हूं तो गैस कहलाएगा रेयर मीडियम क्योंकि उसमें पार्टिकल्स कम है, और लिक्विड कहलाएगा डेंसर मीडियम क्योंकि उसमें पार्टिकल्स ज्यादा है। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? और अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो तब ये रेयर हो जाएगा और ये, समझ में आ रहा है क्या? तो अगर लाइट ट्रैवल करती है एयर टू वाटर, एयर टू वाटर, तो एयर हो जाएगा आपका रेयर मीडियम, वाटर हो जाएगा आपका डेंसर मीडियम, क्योंकि आई एम टॉकिंग अबाउट एयर टू लिक्विड। गैस से लिक्विड की बात कर रहा हूं मैं, तो गैस में पार्टिकल्स कम होते हैं, लिक्विड में पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं, तो रेयर डेंसर। और अगर मैं बोलता हूं कि लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वाटर टू ग्लास, तो रेयर टू डेंसर। समझ में आ रहा है? किसको डेंसर बोलेंगे, किसको रेयर बोलेंगे? जहां पे पार्टिकल्स आपको ज्यादा दिख रहे हैं वो आपका डेंसर हो जाएगा, जहां पार्टिकल्स कम है वो रेयर मीडियम होगा। इन शॉर्ट, गैस विल बी रेयर, लिक्विड विल बी डेंसर इन फ्रंट ऑफ गैस। गैस के सामने लिक्विड क्या होगी? डेंसर। और सॉलिड के सामने लिक्विड क्या होगी? रेयर। समझ में आ रहा है? पक्का? तो ये दो टाइप के मीडियम समझ में आया ना, रेयर डेंसर किसको बोलते हैं? एक मीडियम जो डेंसर था इसके सामने, वो रेयरर बन गया इसके सामने, ऐसा भी हो सकता है। समझ रहे? लिखना नीचे। There are two types of medium. There are two types of medium. There are two types of medium depending upon the number of particles. There are two types of medium depending upon the number of particles. ब्रैकेट में डेंसिटी भी लिख लेना, पार्टिकल की डेंसिटी कैसी है, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, और डेंसिटी। फर्स्ट लिखना रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम, आर ई आर, सॉरी आर ए आर ई आर, रेयरर मीडियम, हाइफन डाल के लिखना। इन दिस मीडियम, in this medium, density of particle is less. Density of particle is less. Density of particle is less. Second लिख लो denser medium. Denser medium. Denser medium.
इसको खुद से लिख लो, क्या क्या लिखेंगे इसमें? मोर लिख लो। इन दिस मीडियम डेंसिटी ऑफ पार्टिकल इज मोर। क्लियर है? ठीक है, चलो एक लाइन और लिखना नीचे, आप लोग उसको कंप्लीट करना सेंटेंस को, ठीक है? मैं लास्ट में आकर रोक दूंगा, लिखो इसमें, या मैं बीच में एक फिल इन द ब्लैंक दूंगा, ठीक है? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट decreases, speed of light decreases as the beam of light travel from, speed of light decreases as the beam of light travels from, speed of light decreases as the beam of light travel from dash medium to the dash medium। अरे लिखना भाई, बहुत हड़बड़ी रहता है तेरे को। Speed of light decreases as the beam of light travel from dash medium to the dash medium। श्रेयांश ने रेयर टू डेंसर कहा तो इशिता ने डेंसर टू रेयर बोल दिया। श्रेयांश गलत बोल रहा है ऐसा। मतलब पता, अगर मुझे पता चल जाए कि क्लास में कौन बच्चा गलत जवाब देता है तो मैं देख लूंगा उसको कि जो वो जवाब दे रहा है मैं उसका दूसरा जवाब दूंगा। ऐसा सोचो एक बार, सोचो तो एक बार क्या हो रहा है। शिखा, हाँ सही है ना? रेयर टू डेंसर, क्योंकि रेयर में था तब उसकी स्पीड ज्यादा रही होगी, पार्टिकल कम थे ना, हाईवे में था वो, और जब वो डेंसर मीडियम में आया तो उसकी स्पीड कम हो गई, मतलब डिक्रीज हुई। समझ गए? पक्का? आकाश, अपोज, समझ में आ रहा है? ये तो फ्रेश टॉपिक है, समझ में आना चाहिए, ठीक है? ओके, तो लिख लो, पहला डैश में रेयर मीडियम आएगा और सेकेंड में डेंसर। समझ में आ रहा है? पक्का? इसका उल्टा स्टेटमेंट बोल के बताओ मेरे को जल्दी से। ठीक है, अगर डेंसर से रेयर में जा रही है तो उसकी स्पीड इंक्रीज होगी, क्योंकि डेंसर में उसकी स्पीड कम थी बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पर जब वो रेयर में पहुंची तो पार्टिकल्स कम थे, स्पीड पकड़ ली। बस इसको गाड़ी के एग्जांपल से याद रखोगे आप तो ये याद रहेगा कि रेयर क्या होता है, डेंसर क्या होता है। और रेयर का मतलब तो सबको पता है कि जहां कम चीजें, रेयर मतलब कम होती है, ठीक है? तो गाड़ी हाईवे में है मतलब रेयर मीडियम में है, फुल स्पीड जा रही है, सिटी आ गया है, डेंसर मीडियम है, स्पीड कम हो गई। समझ गए? तो इसका उल्टा स्टेटमेंट मैं नहीं लिख रहा हूं, आप तो समझ जाओगे ना। चलो ठीक है, अगला लाइन। इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम इज मोर, if the velocity of light in medium is more, if the velocity of light in medium is more, then medium is called, then medium is called optically rarer medium। ठीक है, optically rarer medium, then the medium is called optically rarer medium। देखो आपको rarer medium का एक और डेफिनेशन मिल गया। आपने ऊपर जो लिखा है ना वो किसके टर्म्स में लिखा है? डेंसिटी के टर्म्स में, कि रेयर मीडियम वो होगा जहां पे डेंसिटी ऑफ पार्टिकल कम है, और डेंसर मीडियम वो होगा जिसमें डेंसिटी ऑफ पार्टिकल ज्यादा है। अब एक और अपन जो डेफिनेशन लिख रहे हैं रेयर और डेंसर मीडियम की, वो किसके टर्म्स में है? स्पीड के टर्म्स में, लाइट की स्पीड के टर्म्स में। तो पहला लाइन क्या लिखा आपने? इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम इज मोर देन मीडियम इज कॉल्ड ऑप्टिकली रेयर। एग्जांपल लिख लेना, एयर और वैक्यूम, एयर और वैक्यूम, air or vacuum is optically rarer medium, is optically rarer medium। ठीक है, इसी का ऑपोजिट डेफिनेशन लिख लो, if the velocity of light in medium is less then medium is called optically denser medium, then the medium is called optically denser medium।
समझ गए? आगे बढ़े। एग्जाम्पल इसमें चाहो तो लिख लो, ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर देन एयर। ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर देन एयर। ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर देन एयर। अच्छा, हमारी आंखों में क्या होता है, रिफ्लेक्शन की रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन, क्योंकि हमारे आंखों में लेंस लगा है, तो लाइट अंदर जा रही है ना, तब तो बाहर से रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी, तो आपको स्क्रीन पे रेटिना में इमेज कहाँ बनेगा? ये लाइट अंदर आपके लेंस से ट्रैवल होकर अंदर जाके इमेज बना रही है ऑन द रेटिना। ठीक है, चलो चलो, मैंने यहाँ तक एग्जांपल लिख लिया सब। अब यहाँ देखना एक बार, ये है आपका मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2। यहाँ ध्यान देना, अभी लिखना मत। लाइट मान लीजिए मीडियम 1 से आई और यहां आके वो इंसिडेंट करी, तो इसका नाम इंसिडेंट रे होगा। जस्ट लाइक रिफ्लेक्शन में हमने एक इंसिडेंट रे दी थी, इसका नाम भी इंसिडेंट रे होगा। ठीक है, इस पॉइंट का नाम क्या होगा? कहां से फुल फोकस आ गया भाई? वो मिरर में था, कार्ड मिरर में एक बोल दिया तो सब फुल फोकस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये क्या था? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पे आपकी इंसिडेंट लाइट आके आपके मीडियम को टच कर रही है, दैट विल बी नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब ये मान लेते हैं मीडियम 1 ना आपका एयर है और मीडियम 2 ग्लास है, यानी कि आपकी लाइट रेयरर से डेंसर जा रही है। एवरीवन एग्री? अब ये क्या होगा? नॉर्मल जैसे वहां पे था ना, वैसे नॉर्मल यहां भी बना दिया। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से एक परपेंडिकुलर लाइन अगर खींच देंगे तो दैट विल बी द नॉर्मल। क्लियर है यहां तक? अब देखो, थोड़ा नीचे भी खींच लेता हूं, नॉर्मल। ठीक है, अब मुझे पता है लाइट का ओरिजिनल पाथ ये था, राइट? ओरिजिनल पाथ, बट क्योंकि अब बीच में एक मीडियम आया है, ये उस मीडियम की बाउंड्री है। ठीक है, अब मुझे पता है इसका पाथ डेविएट होने वाला है, बेंड होने वाली है। लाइट क्या होने वाली है? बेंड होने वाली है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसकी स्पीड ज्यादा थी, अब उसकी स्पीड कम होने वाली है। एग्री? तो कम होगी तो वो बेंड होगी, यही तो रिफ्रैक्शन है। तब वो बेंड होके कहां जाएगी? क्या वो इधर आएगी या वो इधर जाएगी? दोनों पॉसिबिलिटी है ना। ओरिजिनल पाथ से नीचे आएगी कि ओरिजिनल पाथ के ऊपर जाएगी, या आप उसको ये कह लो नॉर्मल की तरफ जाएगी कि नॉर्मल से दूर जाएगी? नॉर्मल से दूर बोल रहा हूं। वो ऑप्शन है लाइट के पास, क्योंकि वो अपने ओरिजिनल पाथ में तो नहीं जा सकती, क्योंकि उसको बेंड तो होना ही है। अब वो बेंड उस तरफ होगी नॉर्मल से दूर कि नॉर्मल की तरफ? टू ऑप्शन, देयर आर टू ऑप्शन, आइदर टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब क्योंकि देखो उसकी स्पीड कम हुई है, अगर स्पीड बढ़ती ना तो वो और तेजी से इस तरफ जाती, समझ रहे? अभी स्पीड कम हुई है तो वो इस तरफ बेंड हो जाएगी, यानी कि टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, तो whenever a light travels from rarer medium to denser medium, it bends towards the normal। ये मेरा तरीका याद रखने का, RDT। ठीक है, रेयरर टू डेंसर टूवर्ड्स द नॉर्मल। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है, तो मतलब ये वाला लाइन नहीं बनेगा। ठीक है, इसको मैं बना देता हूं, इसको मैं बना देता हूं, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, what will be this angle called? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यहां आप इक्वल नहीं बोल सकते ना, इक्वल दिख रहे हैं दोनों? नहीं ना, बात है इक्वल। रिफ्लेक्शन में हम बोलते थे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे केस की।
दूसरा केस क्या है, ये आपका मीडियम 1, अब मैं इसको ले लेता हूं वाटर, ठीक है, और मीडियम 2 ले लेता हूं मैं एयर, ठीक है। ये लाइट आई मेरी इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल। अब कहां से कहां ट्रैवल कर रहा है लाइट, डेंसर टू रेयरर। मीडियम क्या है, ऊपर वाला लिक्विड है, नीचे वाला गैस है, डेंसर टू रेयरर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। समझ गए, दिस इज एंगल आई, दिस इज एंगल आर। आप यहां बोल सकते हो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और यहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। दिख भी रहा है, समझ गए। दो ही ऑप्शन है लाइट के पास, आइदर इट कैन बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और इट कैन बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो डिपेंड करेगा कि उसका मीडियम कहां से आ रही है, कहां जा रही है, रेयरर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर टू रेयरर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। समझ में आ रहा है पक्का। तो ऐसे ये टेक्निक्स अपन याद रख सकते हैं, आर डी टी एंड डी आर ए। डी आर ए याद करना आसान है क्योंकि अपन डीएनए पढ़ते हैं ना, वो डीएनए से डी आर ए ऐसा समझ के, ठीक है, तो नहीं भूलोगे। क्लियर है सबको, ठीक है। तो नीचे लिखना, पहले डायग्राम बना लो फिर मैं नीचे लिखवा दूंगा। आप लोग पहले दोनों डायग्राम बना लो। एयर के नीचे लिख भी लेना रेयरर, और ग्लास के नीचे लिख लेना डेंसर। वैसे यहां पे भी वाटर के नीचे लिख लेना डेंसर, और एयर के नीचे रेयरर। पॉलिश करेंगे तो मिरर थोड़ी ना है, पॉलिश अपन मिरर में करते हैं ना, क्योंकि अपन को वहां पे रिफ्लेक्शन चाहिए, या तो मुझे ट्रांसपेरेंट मीडियम चाहिए। पॉलिश हम तब कर रहे थे जब मुझे ग्लास को ओपेक बनाना था, मिरर बनाना, ठीक है। जैसे भी वो जो दरवाजे में लगाना वो ग्लास है, ट्रांसपेरेंट है ना। अब अगर मैं उसके साइड एक साइड पेंट कर दूं, पॉलिश कर दूं, तब वो मिरर बन जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से दोनों डायग्राम बनाओ। दोनों बना लो फिर मैं दोनों के बारे में लिखवा दूंगा, ठीक है। शौर्य बना रहा है, Yes, sir. समझ में आया दोनों केस। Yes, sir. या लिखिए नीचे, फर्स्ट पॉइंट लिखना, when a ray travel from rarer to denser, when a ray travel from rarer to denser medium, when a ray travel from rarer to denser medium, it bends towards the normal, it bends towards the normal after refraction, after refraction, ठीक है।
इसी का ऑपोजिट कौन, अब आप लोग लिख लो। When a ray travel from denser to rarer medium, it bends away from the normal. समझ में आ रहा है? ठीक? When a ray travels from denser to rarer, it bends away from the normal. ठीक है, चलो एक ऐसी नोट करके एक पॉइंट लिखना, नोट some commonly observed phenomena, some commonly observed some commonly observed phenomena due to refraction are, मतलब डे टू डे लाइफ में हम कहां कहां देखते हैं रिफ्रैक्शन होता हुआ। some commonly observed phenomena due to refraction are आईज, हमारी आंखों में रिफ्रैक्शन होता है। रेनबो, हम पढ़ेंगे एक चैप्टर में कि रेनबो फॉर्मेशन में भी रिफ्रैक्शन का पार्ट है। ठीक है, फिर सेकंड लिखना, सॉरी थर्ड लिखना, लाइट बेंडिंग इन अ ग्लास ऑफ वाटर, लाइट बेंडिंग इन अ ग्लास ऑफ वाटर, लाइट बेंडिंग इन अ ग्लास ऑफ वाटर, फिर कॉमा लगे, ग्लासेस, 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 कैमरा लेंसेज, कैमरा लेंसेज, जितने भी ट्रांसपेरेंट मीडियम सब लिख रहा था ना, कैमरा लेंसेज, फिर ऑब्जेक्ट डिसलोकेशन इन वाटर, ऑब्जेक्ट डिसलोकेशन इन वाटर, ऑब्जेक्ट डिसलोकेशन इन वाटर, एंड लास्ट कितना, बाइनोक्यूलर्स, बाइनोक्यूलर समझते हैं ना? हाँ, दूरबीन, हाँ। ये होता है, देख रहे हो पेंसिल बेंड दिखती है, ये चीज कभी ऑब्जर्व किया आप लोग? अगर आप पानी के ग्लास के अंदर ऐसा पेंसिल डालेंगे तो आपको अंदर पेंसिल बेंड दिखेगी या टूटी भी दिखेगी, बट एक्चुअली वो टूटी भी तो ना, आप बाहर उसको निकालो वो स्ट्रेट है भी, तो वो बेंडिंग क्यों दिखती? जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, देखेंगे अपन उसका एक डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, ये क्लियर है? बाइनोकुलर में तो लेंसेज लगे रहते हैं ना, जहां आपका लेंस रहेगा वहां पे रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट ये डालना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन सॉरी, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में भी दो लॉ पढ़े थे। पहला लॉ था इंसिडेंस एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ऐसा बोलते थे अपन रिफ्लेक्शन के केस में। ठीक है, और दूसरा लॉ क्या था वहां पे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये हमारा सेकेंड लॉ था, राइट? अब यहाँ पे भी ये जो सेकेंड लॉ वो तो सेम रहेगा, इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड हो जाएगा, बस रिफ्लेक्टेड की जगह क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड, एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये लॉ कॉमन रहेगा दोनों। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, पहला लिखो फर्स्ट लॉ, द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे
comma the refracted ray and the normal at the point of incidence all lie in the same plane. All lie in the same plane. ठीक है, सेकेंड लॉ लिखना. ये फर्स्ट लॉ सेम है आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के जैसा. ठीक है, बस रिफ्लेक्टेड रे की जगह रिफ्रैक्टेड रे आ गई, बाकी सब सेम है. ठीक है, ओके. अच्छा, आप लोग इस डायग्राम में भी ना लेबलिंग कर लेना कि ये आपकी है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्रैक्टेड रे. कर लो वहां पे. ठीक है, करना. इंसिडेंट रे और ये नीचे वाली आपकी क्या है, रिफ्रैक्टेड रे. और बीच वाली तो नॉर्मल है. ठीक है, सेकेंड लॉ लिखो. द रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ द साइन, SINE, ये आप लोग मैथ्स में पढ़ोगे, ट्रिग्नोमेट्री. हाँ, साइन कॉस टेन वाला पढ़ लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री आएगा इस बार पढ़ोगे आप लोग ना. साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ये 6 आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं. ठीक है, कोई भी एंगल का आप ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल सकते हो. अगर अपन बनाते हैं ना एक एंगल, हमारा कुछ ऐसा रहता है, ये आपका 90 डिग्री एंगल है ना. ये एक एंगल है, ये एक एंगल है. इसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं और ये हाइपोटेन्यूज होता है, राइट. तो आप किसी भी एंगल के लिए, मान लो ये आपका एंगल 60 डिग्री है, तो इसके लिए आप कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे साइन हो गया, कोसाइन हो गया, फिर आपका टेन हो गया, फिर इन्हीं के ऑपोजिट एक होता है आपका सेक, कोसेक और एक कॉट. टोटल 6 फंक्शन होते हैं. आप इस एंगल की ये 6 वैल्यूज निकाल सकते हो. साइन 60 डिग्री, कोसाइन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री एंड कॉट 60 डिग्री. इसके टेबल भी होती है, पूरी आपकी बुक में बनी हुई है, पीछे मैथ्स की बुक में देखना कभी, पीछे साइन टेबल, कोसाइन टेबल, टेन टेबल. ठीक है, तो ये आपका एक मैथमेटिकल फंक्शन है. तो क्या लिखे अपन, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस. इसको शॉर्ट फॉर्म में से अपन सिंपल SIN भी लिखते हैं. ठीक है, SINE तो ठीक है, बट हम इसको शॉर्ट फॉर्म में SIN भी लिखते हैं. ठीक है, तो द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. The ratio of sine of the angle of incidence to the sine of the angle of refraction is a constant. Is a constant. Is a constant. Known as index of refraction. Index, INDEX. उस कांस्टेंट का नाम लिख रहा था ना, इज नोन एज इंडेक्स ऑफ कांस्टेंट, सॉरी, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है, इधर ध्यान देना, जो हमने लिखा है ना अभी,
the ratio of sine of the angle of incidence to the sine of the angle of refraction. ऐसे लिखे मैथमेटिकली इसको, रेशियो मतलब डिवाइड करना है, और किसका किसका डिवाइड होना है, ऊपर साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस और नीचे साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और इसका रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है। और उस कांस्टेंट का नाम हमने लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। और इसको हम डिनोट करते हैं n21 से, या फिर कुछ बुक्स में आप इसको देखोगे लिखा होगा μ21, म्यू, इसको म्यू बोलते हैं। क्या होता है ये सिंबल, म्यू, मतलब यू बना दिए और इसको यहां से भी खींच दिए। एम नहीं है, एम तो ऐसा होता है ना भाई, तो आप हड़बड़ी में ऐसा लिख देते, और एम थोड़ी ना ऐसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये आपका होता है म्यू, समझ रहे हो क्या? मैं जो बता रहा हूँ गलत बता रहा हूँ कि यू बनाओ और इधर से खींच लो, एन प्लस सी एम, ठीक है, क्लियर है। तो कुछ बुक्स में म्यू से डिनोट करते हैं, कुछ बुक्स में एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। और 2 1 का मतलब क्या है, हमारे पास दो मीडियम होते हैं, एक मीडियम 1 होता है, एक मीडियम 2 होता है। तो यहां हम बताते हैं कि म्यू का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और 2 1 जो लिखते हैं अपन, इसका मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। नीचे लिख लेना, पहले इसको लिखो, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। और उसके नीचे लिखना, फिर कांस्टेंट को अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। इट इज डिनोटेड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिनोटेड बाय n21 और μ21, n21 और μ21, n21 और μ21 n21 or μ21, and it is abbreviated as, and if it is abbreviated as, इसको अपन बोलेंगे कैसे, and it is abbreviated as refractive index of medium 2 with respect to medium 1, refractive index of medium 2 with respect to medium 1, ठीक है, क्लियर है सबको? अब इसके बारे में अपन और डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। अभी चालू करो तो खत्म नहीं होगा, ठीक है, अभी ये खत्म नहीं हुआ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम और कुछ पढ़ेंगे, एग्जैक्टली क्या होता है अभी समझ में आया है। ये तो हमें समझ में आया कि इन दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है, और उस कांस्टेंट को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। बस इतना ही समझो आज के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।